मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के। क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स का आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर के आते हैं। आप सभी जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के। और उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप कह सकते हैं जो आपका तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों के क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला दूसरा आपका शार्ट होता है। तो ये तीनों 6-6 नंबर के आएंगे बच्चों। और वो कैसे होता है, अथवा करके, या तो आप पहला करिए या दूसरा करिए। तो ये 6-6 नंबर के हैं। और मैं आज 2 चैप्टर से उठाया हूं प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस और द्विघात समीकरण से। तो पहला ये हाइट एंड डिस्टेंस का करवा देता हूं, दूसरा आपको इसमें हम द्विघात समीकरण का करवा देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे इसका हल करना है, कैसे 6 नंबर पाना है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम आप टॉपिक को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए बच्चों, यहां लिखा हुआ है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहां मैं चित्र यहां बना देता हूं कि एक बहुमंजिला भवन ले लेता हूं, एक बहुमंजिला भवन ए बी ले लिया, भवन ए बी ले लिया। ये क्या हो गया, हम लिख देते हैं बहुमंजिला, बहुमंजिला। ये बहुमंजिला भवन आपका ए बी हुआ। और भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर भवन। अब देखिए बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक सामने यहां पर एक भवन है। और यहां से देखिए, यहां कह रहा है एक भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। मैं आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो वहां बताया था अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है। जब हमें नीचे देखना होता है तो अवनमन होता है, और जब हमें क्या होता है, ऊपर देखना होता है तो हमें उन्नयन होता है। तो बच्चों यहां देखिए, बहुमंजिला भवन के शिखर से, अब इसके चोटी से जब नीचे देखा जा रहा है, अर्थात उसके शिखर को देखा जा रहा है या उसके तल को देखा जा रहा है, दोनों स्थितियों में हमें झुकना पड़ रहा है। अतः क्या है, स्पष्ट हो रहा है कि बहुमंजिला मंदिर जो है, भवन जो है, वह इस भवन से क्या है, ऊंचा है। तभी तो हम उस पर से देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं बहुमंजिला मंदिर हूं, भवन हूं, और मेरे सामने यहाँ पे ये क्या है कि ये दिख रहा होगा आपको, ये आपको मार्कर पे दिख रहा होगा। ये क्या है कि मान लीजिए ये एक भवन है। अगर हमारी आंखें क्या हो रही है, इसके शिखर को देखने के लिए झुक रही हैं और इसके तल को भी देखने के लिए झुक रही हैं। अतः मैं बड़ा हूं, यह मार्कर जो है मेरे से छोटा है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ ए बी हम मान लीजिए बहुमंजिला भवन है, और सीडी क्या मान लेते हैं, सीडी एक सामान्य भवन है। अब इस भवन के, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर क्या कह रहा है, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा भवन। भवन कितना ऊंचा है, 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, पहले किसको देखा, शिखर को। और जब बच्चों शिखर को देखा तो आप देख रहे हैं कि इसका कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। कोण कितना बना, अगर देखा जाए तो यहां से इस प्रकार से कोण बनेगा, तो यहां कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। और इसका अपोजिट देखें, एकांतर कोण से यहां कोण कितना बन जाएगा बच्चों, 30 अंश कोण बनता दिखेगा आपको। ये देखें, तो ये कितने अंश का कोण बन गया, यहाँ 30 अंश का। आगे कह रहे हैं कि शिखर और तल के अवनमन कोण। अगला क्या कह रहा है, तल का अवनमन कोण। अगला बच्चों है, यहां से हम देखें तो तल का अवनमन कोण, ये तल बना, और दूसरा यहां तक था, और दूसरा आपका पुनः जो बनेगा चित्र, वो यहां से यहां तक बना, और उसका कोण कितना है, उसका कोण है बच्चों 45 अंश। अब 45 अंश, यहां जब कोण ऊपर बन रहा है तो इसका एकांतर कोण यहां होता है, इसलिए है कितना हो जाएगा बच्चों 45। चूंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पे ये 45, तो यहाँ के समांतर, इसके समांतर जाएगी तो एकांतर कोण क्या बनेगा, नीचे बनेगा। ये 45, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, कैमरे में देख लेता हूं। हाँ, चित्र आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि थोड़ा सा भ्रमित कर रहा होगा, चित्र यहाँ पे फोकस ज्यादा है। मैं चित्र कहीं और बना देता हूं, या चित्र नीचे बना देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए
मैं इस चित्र को नीचे बना देता हूं, बहुत साफ साफ आ जाएगा, आपको वहां स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मैं मान लिया यह बहुमंजिला भवन है ए बी, और यहां से यहाँ एक भवन मान लेते हैं, ये भवन रहा है आपका दूसरा भवन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ ये बहुमंजिला भवन है, ये क्या है, बहुमंजिला है, बहुमंजिला भवन। अब इसके शिखर से इसको देखने पर कितने अंश का कोण बना बच्चों, यहाँ पे बताया गया ये 30 अंश का कोण बना। इसके ठीक सामने ऐसे हम देखें तो यहाँ 30 अंश बना, और इसलिए यहाँ भी 30 अंश बना। दूसरी स्थिति में देखें तो ये बन रहा है 45, ये आपका टोटल कितना बचेगा, बनेगा बच्चों 45, अतः यह भी हो जाएगा 45 अंश कोण। और इसको हम सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। अब तो शायद दिख रहा होगा आपके कैमरे में साफ साफ। हाँ, अब चित्र स्पष्ट दिख रहा है। तो देखें बच्चों, यहां आपको इसी चित्र के सहारे, देखिए क्या है, टेक्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में हम हाइट एंड डिस्टेंस में बताए हैं कि अगर आप चित्र बना लिए, मान लीजिए 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए, जैसे इसको लेना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर हम यहाँ पे ऐसा मान लेंगे, मानेंगे क्या, मानेंगे यहाँ हल करने के लिए। देखिए कैसे हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले चित्र बना लेंगे। ये जब चित्र हमारा बन गया तो हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लें, ए, यहां मान लेते हैं कोई बिंदु ई मान लेते हैं, ए ई सी माने तो देखिए त्रिभुज ए ई सी में देखें तो ए ई सी में देखें बच्चों, तो यहां हमें क्या मिल रहा है, ए ई बटे ई सी, आधार बटे हमें क्या मिल रहा है, लंब। चूंकि कर्ण तो लेना नहीं है, आधार बटे हमें क्या लेना है, लंब। तो ए बटे आधार और लंब किसमें होता है, ये चीज हमें जानकारी होगी, क्योंकि आपको हम एक फार्मूला बताया है, एल अपान के ए, मतलब लाल अपान का कह सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, साइन होता है, ये आपका कास होता है, ये टैन का अनुपात होता है बच्चों। तो यहाँ हमें लंब और आधार देखना है, लंब और आधार देखना है, अर्थात हमें कौन सा अनुपात लेना है, टैन लेना है। लंब और आधार किस में है, टैन में है। टैन 30 अंश, चूंकि 30 क्यों ले रहे हैं बच्चों, यहाँ 30 अंश है इसलिए 30 ले रहे हैं। टैन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब ए ई बटे ई सी। तो टैन 30 अंश का मान क्या होता है, आप सबको पता है। देखिए मान को हमें रटना होगा बच्चों, जैसे टैन 30 का मान क्या होता है, करडी में 1 बटा करडी में 3, टैन 60 का मान करडी में 3, ऐसे एक अगर हम देखें टैन 45 का मान 1। तो इस प्रकार से हमें सारे मानों को क्या होगा, रट करके रखना होगा। अगर हम मान नहीं रटेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा बच्चों। अब यहां देखें तो टैन 30 अंश बराबर क्या कह रहा है, ए ई अपान ई सी। तो टैन 30 अंश बराबर क्या होता है, 1 बटा करडी में 3, तो बराबर ए ई अपान ई सी। अब इसको या कर दें ई सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, करडी में 3 इंटू ए ई, करडी में 3 इंटू ए ई, ये आया आपका एक समीकरण में प्राप्त हो गया। पुनः हम लेंगे बच्चों दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन लेंगे, ए डी बी या ए बी डी लेंगे। हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी। अब ए डी बी में लेते हैं तो ए बी डी में हमें पुनः वही लेना है, आधार बटे क्या लेना है, लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, लंब बटे आधार ले, आधार बटे लंब ले। तो आधार बटे लंब लेंगे तो आपका क्या होगा, काट होगा, और लंब बटे आधार लेते हैं बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, टैन मिल जाएगा। पुनः ले लेते हैं टैन थीटा, और थीटा की जगह कितना है, यहाँ पे 45 अंश है। टैन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहां देखें तो लंब कितना है, ए बी, लंब कितना है, ए बी। यहां लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अपने ज्ञान के लिए लिख सकते हैं, जबकि इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। तो यहां टैन 45 का मान 1 होता है बच्चों, इसलिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और ए बी बराबर बी डी। तो एक अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो ये बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। और हमें पता है कि जितना BD है उतना EC होगा, जितने BD है बच्चों उतना क्या होगा, EC होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि BD बराबर EC, क्यों,
चूंकि ये दोनों क्या है, आधार हैं। ये दोनों क्या है, दोनों आधार हैं, दोनों आधार हैं, या कह सकते हैं दोनों। आप सभी जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर कोई रेखा खींची जाएगी, तो चाहे नीचे खींची जाए, चाहे बीच में, चाहे ऊपर, वो दो समांतर रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा सदैव बराबर होती है। इसलिए दोनों आधार हैं, हम इतने मात्र लिख देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तो जब BD बराबर EC हुआ, तो BD बराबर क्या है, AB। BD बराबर क्या है, AB है। आप देख रहे हैं BD बराबर कितना है, AB। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, तब सबसे पहले निकाला बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी है, AB है। तो यहां बच्चों देखें, AB बराबर क्या है, BD। AB बराबर क्या है, BD। तो BD क्या है, ये BD है, और यह किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब AB के बराबर है, तो यहां देखा जाए तो AB के बराबर निकालेंगे, तो यहां देखिए BD बराबर AB। तो अब BD बराबर AB आ गया बच्चों। तो BD बराबर AB, और BD किसके बराबर है, EC के बराबर। और EC बराबर क्या आया है, कड़ी में 3 गुणित AE। कड़ी में 3 गुणित AE। यहां देखा जाए तो यहां हम लिख सकते हैं BD बराबर EC बराबर, अगर हम करना चाहें BD बराबर EC बराबर, यहां देखिए EC बराबर क्या है, करनी में 3 इंटू AE। करनी में 3 गुणते AE। अब देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी है, AB के बराबर है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी है, AB के बराबर है। और यहां देखा जाए तो AB, BD बराबर EC बराबर AB यहां दिया हुआ है, और ये AB जो है यह कितने के बराबर है, करनी में 3 बटा, करनी में 3 इंटू AE के बराबर है। करनी में 3 इंटू AE। तो AE यहां देखा जाए बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, या AB बराबर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EB, या BE लिख सकते हैं, BE। या इसी को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि AB बराबर AE प्लस BE का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 8 दिया हुआ है। BE का मान, चूंकि BE बराबर CD, BE यहां लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, चूंकि BE बराबर CD, और बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है बच्चों। तो 8 दिया हुआ है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AE प्लस 8। AB बराबर कितना हो जाएगा, AE प्लस 8। और यहां देखें AE इंटू क्या दे रहा है, करड़ी में 3 किसका मान दे रहा है, AB का मान दे रहा है। AB का मान कितना दे रहा है, करड़ी में 3 गुणते AE। तो यहां देखा जाए, अगर हम मान निकालें तो यहां रख सकते हैं, या ये इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3, क्योंकि हमें निकालना है, इसलिए समीकरण 3 से करड़ी में 3 इंटू AB, करड़ी में 3 गुणते AE लिख से देते हैं, AE, करड़ी में 3 गुणते AE। तो बराबर क्या हो जाएगा, AE प्लस हो जाएगा बच्चों 8। तो करड़ी में 3 गुणते AE बराबर क्या हो जाएगा, AE प्लस 8। यहां लिख सकते हैं, हम लिखना चाहें तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हुआ बच्चों। तो ये AE जब आया, या कर सकते हैं हम, यहां देखें तो AE इस रूप में दिया हुआ है, तो हम चाहें तो इसको एक तरफ कर ले, AE को एक तरफ कर ले, तो यहां क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये देखा जाए, करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 AE माइनस AE बराबर 8। तो यहां AE कॉमन ले ले बच्चों, तो ये बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8। या कर सकते हैं AE बराबर हो जाएगा 8, ये बटे में जाएगा, बटे करड़ी में 3 माइनस 1। AE बराबर कितना है बच्चों, 8 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 आया AE का मान, ये AE का। और हमें पूछ क्या रहा था, बहुमंजिला मंदिर की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना है, ये दिया हुआ है, AE का मान ये आया। अतः हम देखें और नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यहां तक आया, आ जाएगा नीचे। अतः हमें लिख सकते हैं, ये मान जब हमें आ गया, अतः लिखेंगे, अतः बहुमंजिला, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई
कितनी हो जाएगी? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई अगर देखी जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी हो जाएगी बच्चों? बहुमंजिला भवन मतलब ए बी, ऊंचाई कितनी है? ए बी, और ए बी बराबर क्या निकाल के लाए हम यहाँ? ए बी बराबर ए प्लस 8 लाए हैं, ए प्लस 8, और ए प्लस 8 का मतलब ए का मान हम निकाल के लाए हैं 8 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, और यहां देखिए बच्चों प्लस 8 कर दिए, प्लस 8 कर दिए। अगर इसको हम चाहें तो लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो ये करड़ी में 3 माइनस 1, और ये 8 प्लस हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 3 माइनस 1, इतना आ जाएगा। ये क्या है? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आई बच्चों। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई इतना। अब देखिए वो मीटर में दिया है तो ये भी किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या था? दोनों भवनों तथा भवनों के बीच की दूरी अर्थात बीडी की दूरी कितनी है, तथा हम लिख सकते हैं तथा बीडी की दूरी अर्थात भवनों के बीच की दूरी। अब देखिए बच्चों भवनों के बीच की दूरी कह रहा है तो बीडी किसके बराबर है? यहां देखिए हम निकाले हैं बीडी किसके बराबर निकाले हैं? ए बी बराबर ए प्लस बी सी, यहां बी बराबर सी डी निकाले हैं तो ये देखिए बीडी बराबर ईसी है, बीडी बराबर क्या है? ईसी, और बीडी बराबर ईसी बराबर ए बी, ये कितने हैं? AC। तो यहाँ ये देखा जाए तो BD किसके बराबर है? AB के बराबर है। किसके बराबर है? AB के बराबर है बच्चों, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं AB। तो AB का मान हम निकाल ही चुके हैं, इसलिए इतना आया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। देखिए बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है और ये 6 नंबर का आता है। देखिए सवाल देखने में कितना आसान लग रहा है और आसान है भी, लेकिन जो नहीं लगा पाते उनके लिए बहुत बड़ी सवाल है। अब आप अगर इनके शब्दों को समझ पाए, देखिए गणित में क्या है? शब्दों का खेल होता है, वहां पे क्या है? अंकों का खेल, शब्दों का खेल। कैसे कैसे लिखा गया उसको अगर आप पकड़ पाए तो आप आसान है, और नहीं पकड़ पाए तो वही हार्ड है। देखिए बच्चों यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा ऐसा अगर प्रश्न कभी आए तो हम कैसे हल करते हैं? देखिए सबसे पहले हमें मान लेना है कि रहमान लड़का है तो हम मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु कितना मानेंगे बच्चों? आयु मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं। अब क्या है? कह रहा 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व, तब क्या हो जाएगा? प्रश्न के साथ 3 वर्ष पूर्व लिख सकते हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी बच्चों? हो जाएगी 3 वर्ष पूर्व मतलब आज यक्स का है तो 3 साल पहले कितने का रहेगा? 3 कम, मतलब आज 10 साल का है तो 3 साल पहले 7 का रहा होगा, 10 माइनस 3 मतलब 7 वर्ष। तो यहां लिख देते हैं यक्स माइनस 3 वर्ष। तो इसका व्युत्क्रम, इसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। और क्या है? तथा हम लिखे, फिर पुनः लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, चूंकि वो बच्चा बढ़ा इसलिए x प्लस 5। अब देखिए प्रश्नानुसार हम करेंगे, क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या करेंगे बच्चों? कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यह क्या है? x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो यह हो जाएगा 1/x माइनस 3। x माइनस 3 है तो इसका व्युत्क्रम उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3, यह हो जाएगा 1/x माइनस 3, एक जगह लिख लीजिए।
फिर कह रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम x प्लस 5, और इसको क्या कह रहे हैं, दोनों के व्युत्क्रमों का योग प्लस कर दीजिए, बराबर कह रहे हैं बच्चों 1/3। जैसे जैसे कहे जा रहे हैं वैसे वैसे हम किए जा रहे हैं। तो देखिए यहां जैसे कर देंगे बच्चों, तो यहां क्या है, एलसीएम आपको लेना होगा। एलसीएम क्या होगा बच्चों, x माइनस 3 x माइनस 5। देखिए यहां क्या है, जब आपको कुछ समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पूरा का पूरा लिख लेंगे, वही हो जाता है एलसीएम। तो इधर किसका गुणा होगा बच्चों, x प्लस 5 का, और इधर गुणा होगा x माइनस 3 का, इक्वल होगा 1/3। या कर लीजिए बच्चों, या करें तो या देखें बच्चों, तो ऊपर का ऊपर ये देखें तो हम गुणा कर सकते हैं। देखिए x प्लस 5 और x माइनस 5 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, x जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये 2x हो जाएगा, और 5 में 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और बड़ा अब देखें तो ये तो इतना हुआ बच्चों, इतना हो गया इस तरफ, और बटे में हम कर देते हैं, x का पहले x में गुणा कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 5 में गुणा कर दें तो 5x हो जाएगा, फिर 3 का x में गुणा कर दें तो माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ 3 का x में किए तो माइनस 3x हुआ, 3 का 5 में कर दिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15। अब बराबर क्या है, 1/3। या इसको हम पुनः कर सकते हैं बच्चों, इसका तिर्यक गुणा कर दे तो 3 का ऊपर गुणा होगा 3 दूनी 6x, और 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी 6, और इसका गुणा ऊपर होगा बच्चों, तो ये देखिए x स्क्वायर, फिर ये 5x, चूंकि एक में गुणा होगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा 3x, और फिर माइनस 15। अब देखिए बच्चों, इन सबको हम एक तरफ कर लेते हैं। इन सबको अगर हम एक तरफ करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर उसी तरफ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 5x और माइनस 3x, तो 5 में 3 घटेगा तो 2x बचेगा प्लस में, और 6x इधर का प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, तो 2 में 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, लेकिन किसमें, माइनस 4x। अब देखिए इतना हो गया, और माइनस 6 जब जाएगा उस पार तो यह प्लस होके जाएगा, और उधर माइनस 15 है तो 15 में 6 घट जाएगा बच्चों, 9 6 15 होता है, तो वह हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा, x स्क्वायर 5 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, केवल 2x बचता, प्लस में 2x, और ये 6x इस पार से उस पार जाएगा तो ये माइनस होके जाएगा, तो 6 में 2 घट जाएगा तो माइनस 4 बचेगा बच्चों, और 6 माइनस में है उस पार जाएगा प्लस में, तो प्लस में 6 और माइनस में 15 घट जाएगा, अर्थात माइनस 9 बचेगा। अब देखिए जब इतना आया आपका, तो इसको पुनः या लिख सकते हैं, या लिखें बच्चों, तो आपको पता है किनारे किनारे का गुणा बीच का 2 खंड, देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे, किनारे किनारे का गुणा बीच का 2 खंड। ये देखें तो आपका 9 आ रहा है, 9 अगर देखें तो 9 का कोई गुणनखंड बन रहा है, 9 का तो गुणनखंड बनता है केवल 3 त्रिक 9, और 3 त्रिक 9 करेंगे, और क्या बनता है, देखा जाए 9 1 9, यही तो 2 गुणनखंड ही बन रहे हैं, तीसरा तो गुणनखंड ही नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई गुणनखंड बनता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ अगर हम करें x को गुणा करें, x प्लस 5 और 5 में 3 को घटाएं, यहाँ ये गलती दिखी, ये क्या होगा, प्लस में दिखेगा, और जब प्लस में होगा बच्चों तो ये भी किस में होगा, प्लस में, और 6 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होके जाएगा, अर्थात यहाँ 9 नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा आपका 21। बस इतनी गलती थी, इसीलिए ये गलत हो रहा था। अब देखिए 21 बना तो 21 का गुणनखंड क्या होगा, 7 त्रिक 21, और 7 में 3 घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो इसको यही करते हैं, एक्स स्क्वायर 4x की जगह हम क्या लिख देते हैं कि 4x की जगह बच्चों लिख देंगे -7x प्लस क्या कर देंगे, प्लस 3x और -21 बराबर क्या लिख देते हैं, 0 बराबर 0। अब या कर देते हैं बच्चों, या करेंगे तो ये देखिए x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x -7 बचा है आपका, और उधर कॉमन हम ले लेते हैं बच्चों 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x -7 बचा, या कर देते हैं पुनः। अब देखिए x -7 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा के बच्चों x प्लस 3
बराबर 0, बराबर क्या बचा है आपका 0, यहां बराबर क्या बचा बच्चों 0, तो जब बराबर 0 बचा तो एक बार हम लेंगे जब, क्या लेंगे, जब x प्लस x माइनस 7 इक्वल 0, तब क्या हो जाएगा, तब लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 7, या जब x प्लस 3 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। और आप सभी को पता है बच्चों कि किसी की भी उम्र माइनस में हो नहीं सकती। ऐसा हम कह दें कि हम -25 वर्ष के हैं, मतलब हम पैदा ही नहीं हुए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि जो पॉजिटिव मान आएगा, जो धनात्मक मान आएगा, वही क्या होगा, उसकी असली वैल्यू होगी। अतः वह बच्चा का क्या है, पूछ क्या रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वह बच्चा कितने साल का है, 7 वर्ष का। अतः वर्तमान आयु लिख सकते हैं, अतः वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब आयु किसकी है, रहमान की है। आयु किसकी है, रहमान की। कितनी है, 7 वर्ष। अब देखिए बच्चों, ऐसा अगर सवाल आ जाए तो इसको हम थोड़ा देख भी लेते हैं, क्या ये सही है गलत है। 7 वर्ष अगर वर्तमान में 7 है, तो 3 साल पहले ये बच्चा कितने का रहा होगा, 4 वर्ष का। और 5 वर्ष बाद 7 5 12 वर्ष का। दोनों का उल्टा कर दें, 1/4 प्लस 1/12, तो दोनों का लघुत्तम ले लें, 12 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 3, और 12 1 का 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 1 4, 4/12, तो 4 1 का 4, 4 3 12, 1/3। अतः ये मान हमारा क्या है, सही आया है। देखिए बच्चों, ये सवाल, दोनों सवाल कितनी आसान है, लेकिन हमें क्या है, परेशानी होती है। इसको हम लगाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, हम कैसे कैसे इसको लगाएं। और देखिए, आप मेहनत करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको चाहिए क्या, आपका कहां वीक पॉइंट है। मैं हर सब्जेक्ट में, क्लास 10th लेवल तक का कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का मैं क्वेरी का आपके आंसर देने को तैयार हूं बच्चों। यहां तक कि मैं इंटर में मैं बता दूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश में मैं मैथ पढ़ाता हूं, फिजिक्स का मैथ, और इंटर का मैथ, इंटर का फिजिक्स, इंटर का सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाते हैं। इन तीनों सब्जेक्टों में आप कहीं किसी जगह आपको प्रॉब्लम हो तो आप उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाई स्कूल लेवल तक के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हम आपके उस आंसर को 1 2 3 दिन में, देखिए क्या होता है बच्चों कि जो सिलसिला चलता रहता है उसको डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको पूरा करके, वो टॉपिक पूरा करके ही अगला टॉपिक बताया जाता है। इसलिए आपको वेट करना होगा 1 2 दिन का, और 1 से 2 दिन में आपको मैं आपके आंसर दे सकता हूं। कारण क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, हर बच्चों की क्वेरी तो पूरी नहीं की जा सकती, हर बच्चों को आंसर नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके देता हूं कि आज आपका दे दिया, कल दूसरे बच्चे का दे दिया, परसों तीसरे बच्चे का दे दिया। इस प्रकार से आप लोग नाराज मत होइएगा कि मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं। आपके आंसर निश्चित ही डेफिनेटली 1 से 2 या ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट 3 दिनों में आपको आंसर आपके पास पहुंच जाएंगे बच्चों। अभी तक मैं यही कोशिश करता हूं, जो बच्चा मेरे पास कोई भी क्वेरी भेजता है, मैं उसको 2 से 3 दिन में जरूर रिप्लाई दे देता हूं। तो देखिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो बच्चों, मेरी मेहनत आपको लगती हो कि वास्तव में मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप हर एक वीडियो को एंजॉय करें और कुछ सीखें। इसी वीडियो अब हम बंद करते हैं बेटा इसको, और कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।